नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के डेली करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस में, जहां हम आज बात करेंगे कुछ खास खबरों की। और आज की जो न्यूज है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, एलआईसी को लेकर के आईपीओ की बात की गई है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम प्लेसेस इन न्यूज़ को देखें तो चंदन नगर है, देन एक दो स्कीम्स भी हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे और उन पर बेस्ड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उनकी भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो वीकेंड पर हमारी वीडियोस जाती हैं उनमें एक वीडियो गई है जिसमें मैंने बताया है आपको कि कौन सी वो 5 बुक्स हैं जिनको रेफर करके आपको आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी मदद मिल सकती है। ठीक है, तो उन बुक्स को आपको पढ़ना है और क्यों पढ़ना है ये भी बताया गया है। ठीक है, रादर देन कि आप परेशान हो और दुनिया जहान के रिसोर्सेज को रेफर करें, चुनिंदा सोर्सेज रखिए, कुछ ही सोर्सेज रखिए, लेकिन हाँ बार बार उनका रिवीजन ज़रूर करिए। और यही बात जितने भी सक्सेसफुल आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, टॉप रैंकर्स हैं, वो भी यही कहते हैं कि भाई एक बुक लो, उसको 10 बार पढ़ो, रादर देन किसी एक सब्जेक्ट की 10 बुक को आप एक बार पढ़ रहे हो। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, उसको देखिएगा और उसके बारे में जो फीडबैक है वो ज़रूर दीजिएगा, सो दैट आगे जो आपके लिए हम वीडियोस बनाएंगे उनमें हमें थोड़ी क्लैरिटी मिल सकेगी कि किस टाइप की वीडियोस आपको चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। देखते हैं क्या है खास आज की न्यूज़ में। सबसे पहली जो हमारी न्यूज़ है वो आ रही है डायरेक्ट उत्तराखंड से, और वो बेस्ड है अपॉन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज यूसीसी, जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको पता है हर तरफ इलेक्शंस हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी हो रहे हैं, उत्तराखंड में भी हो रहे हैं, बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शंस होने हैं। ठीक है, तो पोल बाउंड उत्तराखंड का जो अभी सिनेरियो है, वहाँ पर जो एट प्रेजेंट सीएम हैं उत्तराखंड के, उन्होंने अनाउंस किया है एक ड्राफ्ट, ठीक है, विच इज ऑन द टॉपिक ऑफ यूसीसी। ठीक है, कि यूसीसी के ऊपर जो है एक ड्राफ्ट बनाया जाए, और उसी पर जो है क्वेश्चंस रेज किए गए हैं कि वेदर एन इंडिविजुअल स्टेट कैन ब्रिंग इट्स ओन फैमिली लॉ कोड, राइट। यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म वर्ड जब भी आता है हम ओवरऑल इंडिया को देखते हैं, है कि नहीं। तो जब यहाँ पर स्टेट की बात आ रही है तो क्वेश्चन यहाँ पर उठ रहा है कि क्या किसी स्टेट को ये अधिकार है, क्या कोई इंडिविजुअल स्टेट ऐसा है जो कि अपना खुद का सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कोई फैमिली लॉ कोड लेकर आ सकता है। ठीक है, ये है आपका जो इसका जो लास्ट सेंटेंस मैंने बताया, स्टेट का रोल, ठीक है, ऑफ ब्रिंगिंग इट्स ओन फैमिली लॉ, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूसीसी वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डायरेक्टली ये स्टेटेड है कहाँ पर, हमारे डीपीएसपी में, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें डिस्कस्ड होती हैं, जो भी चीज़ें स्टेटेड होती हैं, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे इस पूरे आर्टिकल के मैंने हाईलाइट कर दिए, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। जो इसमें से खास है, जो क्रक्स है, वो मैं आपको अभी यहाँ समझाऊंगी। ठीक है, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भाई ये यूसीसी क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर होता क्या है, ये है क्या। ठीक है, इसका फंडा क्या है, क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना है उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर टॉपिक किस चीज से रिलेटेड है, किस बारे में बात करता है ना। तो व्हाट इज अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, पहले ये समझेंगे। तो देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है वो एक ऐसा कोड है जो कि प्रोवाइड करता है एक लॉ, वन सिंगल लॉ फॉर द एंटायर कंट्री, and that law will be applicable to all the religious communities in their personal matters, जैसे कि शादियां होगी, मैरिजेस हो गए, डिवोर्स हो गए, इनहेरिटेंस हो गए, अडॉप्शन केसेस हो गए, एक्सेट्रा। ठीक है, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ गया तो ऐसा नहीं होगा कि हिंदुओं के लिए दूसरा लॉ है और मुस्लिम्स के लिए दूसरा है, क्रिश्चियंस के लिए तीसरा है, ऐसा नहीं होगा। उस समय एक ही लॉ रहेगा जो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, जितने भी आपके रिलीजन्स हैं उस पर वो एप्लीकेबल होगा। अभी क्या होता है कि लाइक हिंदूज में फॉलो किया जाता है हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, देन आपका मुस्लिम्स के केस में, इस्लाम के केस में जो है फॉलो किया जाता है शरीयत एक्ट, राइट। इसी तरीके से जो हर स्टेट में भी अलग अलग लॉज हैं।
तो वही बात हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की, जो कि एक ही लॉ होगा जो कि एप्लीकेबल होगा पूरे स्टेट पे। अभी तक तो बात ये हो रही थी, ठीक है, कि इंडिया के केस में एक लॉ लाया जाएगा जो एप्लीकेबल होगा टू ऑल द स्टेट्स एंड टेरिटरीज। बट जो यहाँ पर पहल की गई है उत्तराखंड में, वो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि जो एक पर्टिकुलर स्टेट है हमारा, क्या वो भी अपना इंडिविजुअली स्टेट लॉ लेकर आ सकता है, और अगर ये आता है तो उसके क्या मापदंड होंगे, क्या उस पर होगा, ये क्वेश्चन जो है रेज हो रहा है डेली बेसिस पे, ठीक है। एक लॉ था जिसका नाम था गोवा पोर्चुगीज सिविल कोड ऑफ 1867, ठीक है। ये वाला जो हमारा कोड था गोवा का पोर्चुगीज सिविल कोड ऑफ 1867, वो एक एग्जाम्पल मान सकते हैं हम उसे एज अ कॉमन फैमिली लॉ दैट इज प्रीवेलेंट इन अ पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। तो क्या उसी आधार पर उत्तराखंड भी लेकर के आएगा, ये देखना है हम। अब देखिए, जब हम अगर यूसीसी के इमरजेंस की बात करें तो हम सबको पता है कि उसका जो स्टेट है सबसे बड़ा वो है अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आता है टीपीएसपी के अंदर, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये आर्टिकल कहता क्या है। तो ये आर्टिकल कहता है कि द स्टेट shall endeavor to secure a UCC for the citizens throughout the territory of India, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर आर्टिकल 44 में जो स्टेट दिया है उसका क्या मतलब है? Does that mean the union या that mean the individual states? टेक्निकली अगर हम आर्टिकल 12 को ध्यान में रखेंगे ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कहता है कि जो स्टेट वर्ड है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेटेड है हर जगह पर, उसका मतलब है दैट इट विल इंक्लूड द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड इवन लोकल अथॉरिटीज, ठीक है। तो अगर हम चलें किसके अनुसार, आर्टिकल 12 के अनुसार, ठीक है, जो कि बताता है कि जहां कहीं भी आपको स्टेट वर्ड दिख रहा है तो इसके कुछ मायने हो सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। लेकिन जो एंट्री ऑफ कंकरेंट लिस्ट है इन द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो एम्पावर करती है यूनियन को और स्टेट को भी टू मेक लॉज ऑन व्हाट, ऑन मैरिजेस, डिवोर्स, इन्फेंट्स, माइनर्स, अडॉप्शंस, इन सारी चीज़ों पर, ठीक है। तो दो चीज़ें यहाँ पर निकल कर सामने आई। पहली चीज़ हमारी ये आई कि आर्टिकल 44 वाली बात, ठीक है, और आर्टिकल 44 के हिसाब से देखें तो पूरे यूनियन और टेरिटरी के पास एक कॉमन लॉ होना चाहिए यूसीसी टाइप डीपीएसपी में, ठीक है। और दूसरा आया हमारे पास आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन, राइट। लेकिन इसी के साथ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल है, ठीक है, 7th शेड्यूल के अंदर जो कंकरेंट लिस्ट दी हुई है उसके अनुसार अगर देखें तो वो एम्पावर करता है यूनियन को भी और पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टेट को भी कि वो लॉज ला सकते हैं रिलेटेड टू मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, ये सारी चीज़ों पर, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कालीश्वरम राज जो हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो ये आर्ग्यू करते हैं कि प्रमलगेशन ऑफ यूसीसी जो है बाय एन इंडिविजुअल स्टेट अगर होगा तो इट विल क्लैश विथ सेंट्रल स्टैट्यूट्स, ठीक है। कि अगर कोई स्टेट लेकर के आ रहा है और सपोजिटली सेंटर भी ये लॉ लेकर के आ रहा है तो दोनों के ही बीच में एक क्लैश हो सकता है, ठीक है। और जो क्लैश होगा उसका जो है फिर प्रॉब्लम आ सकती है उसमें कि भाई किसको फॉलो करो किसको नहीं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा और समझेंगे, ठीक है, और देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। सबसे पहले तो क्योंकि यही समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है कि आखिर सिविल यूसीसी जो है वो है क्या, वो किस बारे में बात करता है, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों को अभी ये चीज़ क्लियर नहीं होगी। यूसीसी उन्हें डेफिनेशन पता होगा बट वो कैसे ऑपरेट होगा, वो क्या सेंटर के पास है, क्या स्टेट के पास है कि नहीं, एप्लीकेबल है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ स्टेटेड है, ये चीज़ें। तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ स्टेटेड है, तो दो जगह आपको याद रखनी है, एक हमारा डीपीएसपी में और दूसरा है हमारा 7th शेड्यूल के कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं इसको। जो आर्टिकल 44 है मैंने आपको बता दिया, उसकी डेफिनेशन बता दी, जो उसमें लिखी है क्या वो स्टेट कर रहा है एग्जैक्टली वो भी बता दिया।
तो डायरेक्टली आर्टिकल जो कि यूसीसी के बारे में बताता है वो है हमारा आर्टिकल 44। इसको आप अपने आंसर में जरूर लिखिएगा, ठीक है। ये जो है दीज एज डिफाइंड इन आर्टिकल 37, ये डीपीएसपी जो है या और भी चीजें जो इनमें बताई जा रही है वो नॉट जस्टिसिएबल है, नॉट एनफोर्सिएबल है, लेकिन जो इनके अंतर्गत प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उनको हम फंडामेंटल मानते हुए गवर्नेंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्न उठेगा कि भाई अगर इतना ही डिबेटेबल टॉपिक है तो इसकी नीड क्या है देश में, ठीक है। तो देखिए यूसीसी की नीड की अगर हम बात करें, उसकी जरूरतों की बात करें भारत में, तो कुछ रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन है कि यूसीसी जो है वो समस्त भारत में समस्त जनता को इक्वल स्टेटस प्रदान करता है, ठीक है। तो इक्वालिटी हमारा सिंस कॉन्स्टिट्यूशनल मोटो भी है, ठीक है। तो इक्वल स्टेटस की जहां बात आती है तो यूसीसी गवर्निंग में काफी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए इसकी जरूरत है। दूसरी चीज, यूसीसी जो है वो हमेशा प्रमोट करता है जेंडर पैरिटी को इंडियन सोसाइटी में। आपको पता है हमारे देश में अभी भी इतना आगे बढ़ने के बाद भी जेंडर बायसनेस जगह जगह पर देखी जाती है, ठीक है। न सिर्फ पर्सनल लाइफ पर बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी कई जगह लोगों को देखने को मिलती है, जो कि गलत है, क्योंकि हमारा देश, हमारा संविधान समानता की बात करता है, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। तो अगर यूसीसी आ जाएगा तो राइट टू इक्वालिटी को और जेंडर पैरिटी को एक प्रमोशन और मिल जाएगा, ठीक है। तीसरी बात अगर हम करें इसके नीड पर तो वो ये है कि यूसीसी जो है वो अकोमोडेट करता है एस्पिरेशंस ऑफ द यंग पॉपुलेशन, ठीक है, जिनकी आइडियोलॉजी काफी लिबरल है, ठीक। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ओवरऑल नेशनल इंटीग्रेशन को और मजबूत करेगी और स्ट्रांग बनाएगी, इसलिए यूसीसी जरूरी है। ये कारण है इसके नीड के। हर्डल्स जो आ रहे हैं यूसीसी इम्प्लीमेंटेशन में वो क्या क्या आ रहे हैं अगर हम उनकी बात करें तो सबसे पहले तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही हैं। किस वजह से? रिलीजियस और कल्चरल डाइवर्सिटी जो भारत में, उसकी वजह से। हिंदूज कुछ कहेंगे, मुस्लिम्स कुछ कहेंगे, एक तरफ ट्राइबल्स कुछ कहेंगे, ठीक है, क्रिश्चियंस कुछ कहेंगे, सिख कुछ कहेंगे। तो हर रिलीजन या फिर जो कल्चरल डाइवर्सिटी की बात अगर हम करें तो कल्चरल डाइवर्सिटी में भी हो सकता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कुछ कह रहे हैं, नदर्न स्टेट्स कुछ कह रहे हैं, या वेस्टर्न स्टेट्स कुछ कह रहे हैं। तो ओवरऑल जो क्लैश होता है वो रिलीजियस और कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से होता है, ठीक है। दूसरा जो हमें हर्डल मिलता है, जो प्रॉब्लम आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि यूसीसी को अक्सर माइनॉरिटीज ऐसा समझते हैं कि ये एक प्रकार की एनक्रोचमेंट है ऑन द रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है। उनका जो रिलीजियस फ्रीडम है उसके प्रति जो है ये एक थ्रेट की तरह उन्हें महसूस होता है, इस वजह से हर्डल आता है। तीसरा इसका जो हर्डल है वो इसलिए भी आता है कि इसे अक्सर इस तौर पर रिगार्ड किया जाता है कि ये इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट को न्योता देगा कहीं ना कहीं, स्पेशली इन द केस ऑफ पर्सनल मैटर्स ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। कि जहां भी माइनॉरिटीज का केस आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्राइबल रीजन्स में अगर केस आया या माइनॉरिटीज को लेकर के केस आया तो क्लैशेस संभव हैं, इसलिए भी इसमें इसके इम्प्लीमेंटेशन में हर्डल है। नेक्स्ट है कि जो एक्सपर्ट्स हमारे वो अक्सर ये आर्ग्यू करते हैं कि टाइम इज नॉट राइप फॉर इंडियन सोसाइटी एट प्रेजेंट टू अडॉप्ट दी यूसीसी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ हर्डल्स थे और नीड्स थी जिन पर हमने बात की। अब मुद्दा पूरा का पूरा उठकर आता है आपका रिलीजियस डाइवर्सिटी, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेकर और यूसीसी को लेकर के। कह सकते हैं कि लड़ाई कुछ ऐसी हो गई है कि यूसीसी बनाम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। क्योंकि देखो रिलीजन जो है एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। आप अगर कुछ सही भी कह रहे हो बट वो सामने वाले को अगर ये लगता है कि नहीं ये उसकी रिलीजियस फ्रीडम पर एक थ्रेट है, तो वो पूरा का पूरा सिनेरियो बदल जाता है, वो एक बहुत बड़ा बवाल में चेंज हो सकता है, ठीक। तो जो हमारा आर्टिकल 25 है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट है ये, वो हमें प्रदान करता है फंडामेंटल राइट टू रिलीजन को। और आर्टिकल 26B जो है वो अगेन इसी राइट को सपोर्ट करता है और वो देता है टू द राइट ऑफ ईच रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। कि भाई जहां भी धर्म को लेकर बात आएगी तो लोग जो हैं वो फ्री हैं अपने अपने धर्म के
अनुसार कार्य करने के लिए या अपने धार्मिक अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए। अब होता यह है कि लोग इन धार्मिक अफेयर्स में या धर्म के नाम पर जो है बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रूढ़िवादिताओं को भी लेकर आ जाते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए सही नहीं है। ठीक है, कैसे? क्योंकि देखो क्या होगा कि आपको एक बार अधिकार मिल गया, मैनेज टू लाइक कंट्रोल और मे बी टू टेक केयर ऑफ योर ओन रिलीजियस अफेयर्स, तो आप बोलोगे कि नहीं जी, हम शादी विवाह तो अपने हिसाब से कर ही रहे हैं, बट उसमें आप कुछ क्लॉज भी डाल सकते हो जो कि सोसाइटी बेसिस पर, जो कि आम जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी के साथ इक्वालिटी कर रहा होगा, बट स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता क्योंकि आपको राइट मिला हुआ है। ठीक है, तो ये बताता है हमारा आर्टिकल 26B। इसके बाद बात आती है आर्टिकल 29 की, जो कि डिफाइन करता है राइट टू कंजर्व डिस्टिंक्ट कल्चर, कि भाई आप जिस कल्चर से हैं आपको पूरा अधिकार है, आप अपने कल्चर को रोक सकते हैं। अब इसी बात पर मैं कहूँ कि अगर कोई जैसे पहले था, राइट, कि पहले के ज़माने में ये होता था कि अगर कोई लेडी जो है वो विडो हो गई तो उसका सिर मुंडवा दिया जाता था। ठीक है, और आपको पता होगा अगर आप थोड़ा सा एंशिएंट इंडिया में जाओ तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स भी मिलते थे जहाँ पर कि छोटी छोटी बच्चियों की शादी होती थी काफ़ी अपने से बड़े उम्र के लोगों से, और जब वो उनका देहांत हो जाता था, जो उनके मेल काउंटर पार्ट होते थे, उसके बाद उन छोटी बच्चियों को विधवा आश्रम भेज दिया जाता था एंड उन्हें स्ट्रिक्ट कल्चरल जो हैं कल्चर्स को फॉलो भी करना पड़ता था। ठीक है, तो अब अगर आप बोलो कि भाई हमें राइट है टू कंजर्व आवर डिस्टिंक्ट कल्चर, इस चीज़ पर स्टेट जो है वो क्वेश्चन उठा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये राइट भी क्लैश करता है हमारे यूसीसी से अगेन। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ रिलीजन की अगर बात आती है, जो कि मेंशन्ड है आर्टिकल 25 में, वो सब्जेक्ट है टुवर्ड्स पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। ठीक है, और जो प्रोविजंस हैं फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड उसके प्रति भी, लेकिन ग्रुप्स का जो फ्रीडम है अंडर आर्टिकल 26 दैट हैज नॉट बीन सब्जेक्टेड टू अदर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी, वहां पर डिवीजन हुआ था ऑन द इशू ऑफ पुटिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड इन फंडामेंटल राइट्स, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को फंडामेंटल राइट्स में रखा जाए या नहीं, इस बात पर विवाद हुआ और इस बात पर दो भागों में, दो मतों में लोग बट भी गए और ये मैटर अंततः सॉल्व किया गया बाय दी वोट, और बाय 5:4 मेजॉरिटी, जो कि फंडामेंटल राइट्स है हमारे, फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी थी जिसे हेड कर रहे थे नन अदर देन सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने जो है ये प्रोविजन को आउटसाइड रखा फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स और इसीलिए यूसीसी को लेस इंपॉर्टेंट भी बना दिया गया। आप खुद सोचिए, अगर यूसीसी डीपीएसपी का पार्ट ना होकर के फंडामेंटल राइट्स का पार्ट होता तो कितना बड़ा रोल प्ले करता ये चीज। ठीक है, लेकिन इसको नहीं रखा गया उस वक्त पर। आगे चलते हैं, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं हमारे, वो बताते हैं, वो बात करते हैं यूसीसी की, मैंने आपको ये पहले भी बता दिया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो, उसका क्या मापदंड है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो फेवर करता है यूसीसी को थ्रू आउट इंडिया, जैसा कि आर्टिकल 44 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी साइट किया गया गोवा का, ये कहा गया कि स्टेट में एक यूसीसी है फॉर ऑल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन एंड कोई भी प्रोविजन नहीं है वहां पर फॉर ट्रिपल तलाक। याद रखिएगा कौन सा वो स्टेट है जहां पर ट्रिपल तलाक का कोई भी प्रोविजन नहीं था, तो वो था हमारा गोवा। ठीक है, और जो मुस्लिम मेन हैं जो कि शादियां करते हैं वहां पर, दे वर रजिस्टर्ड इन गोवा एंड दे कैन नॉट प्रैक्टिस पॉलीगैमी। ये भी ध्यान रखने की चीज है कि मुस्लिम मेन रिसाइडिंग इन गोवा और रजिस्टर्ड अंडर गोवा और गॉट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड इन देयर मैरिजेस रजिस्टर्ड इन गोवा, दे कैन नॉट प्रैक्टिस पॉलीगैमी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट, दो चीजें हो गई हमारी। इसके बाद नो अटेम्प्ट मेड टू फ्रेम अ यूसीसी डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया था, कहां पर, शाहबानो केस में और सरला मुदगल केस में। ये दो ऐसे केसेस थे जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये कहा था कि अटेम्प्ट्स होने चाहिए जो है यूसीसी लाने के प्रति, लेकिन कोई भी अटेम्प्ट हुआ नहीं अभी तक। ठीक है, कोई भी स्टेप नहीं लिया गया। और फाइनली 1956 में जो है हिंदू लॉ को कोडिफाई किया गया था।
ठीक है। आर्टिकल 44 का आपको समझ आ गया कि ये जो है एक ऑब्लिगेशन भी क्रिएट करता है अपॉन द स्टेट टू एंडेवर टू सिक्योर सिटीजन्स एक प्रॉपर यूनिफॉर्म सिविल कोड, यही कहता है हमारा आर्टिकल 44। हालांकि यूसीसी का अगर हम देखें तो पर्पस क्या होगा, मुद्दा क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का भी या और भी लोगों का कि यूसीसी आना चाहिए, वो ये है कि टू स्ट्रेंथन, टू मेक मोर स्ट्रांग, मोर पावरफुल आवर सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो कि हमारा प्रियम्बल कहता है। हमारे प्रियम्बल में ये साफ साफ लिखा हुआ है सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में। और इसी भावना को, इसी ये कह सकते हैं इस टॉपिक को, या ये कह लीजिए कि इन चीज़ों को, सेक्युलरिज्म को, डेमोक्रेटिक नेचर को और रिपब्लिक नेचर को और स्ट्रांग और पावरफुल बनाने के लिए हमारे देश को ज़रूरत है यूसीसी की। ठीक है, ये जो प्रोविज़न है ये एक इफेक्ट देगा जिससे कि पूरे देश का इंटीग्रेशन और यूनाइटनेस बढ़ सकती है बाय ब्रिंगिंग कम्युनिटीज ऑन द कॉमन प्लेटफॉर्म ऑन मैटर्स विच आर एट प्रेजेंट, जिसे गवर्न किया जाता है एट प्रेजेंट पर्सनल लॉज द्वारा। ठीक है, इसलिए यूसीसी जो है उसको अगर हम बात करें उसकी, तो उसको एनफोर्स करना ज़रूरी है क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा हो सकता है आम जनता को। ठीक है, और यूसीसी का जो कि स्टेट की अगर हम बात करें कि कर सकता है कि नहीं, तो स्टेट भी बिल्कुल एक इंडिविजुअल स्टेट ला सकता है यूसीसी को फिलहाल के लिए। ठीक है, और इसी चीज़ को लेकर के उत्तराखंड के सीएम ने बात उठाई है। ठीक है, आई होप यूसीसी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन हो रही है तो तुरंत हमसे अभी कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी कंफ्यूजन को सॉर्ट आउट करने की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है वो है अबाउट LIC लिस्टिंग, जहां पर कि जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उसने एक ड्राफ्ट तैयार किया है जिसे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का नाम दिया गया है, विद द स्टॉक मार्केट रेगुलेटर फॉर सेलिंग 5% ऑफ इट्स शेयर्स इन दी LIC। ठीक है, तो ये मुद्दा हुआ है, यूनियन गवर्नमेंट ने फाइल किया है ये ड्राफ्ट कि वो अपना 5% का जो शेयर है वो सेलिंग के लिए निकालना चाहता है। तो यहाँ पर मुद्दा आ जाता है पूरा का पूरा IPO का। ठीक है, तो सबसे पहले तो IPO है क्या, तो देखिए जो IPO है वो ऑफर करता है आपको 100% ऑफर फॉर सेल। ठीक है, तो IPO के अंतर्गत हमें क्या मिलता है, 100% OFS यानी ऑफर फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंटेल्स नो फ्रेश इशू शेयर्स बाय LIC। ठीक है, और 31.6 करोड़ शेयर्स जो हैं उनको ऑफर किया जाएगा। ठीक है, एज दे विल बी रिप्रेजेंटिंग 5% ऑफ द गवर्नमेंट्स इक्विटी इन दी फर्म, यानी LIC में जो गवर्नमेंट की इक्विटी होगी उसमें से जो 5% वो निकाल रहे हैं सेलिंग पर्पज के लिए, वो रिप्रेजेंट करेगा लगभग 31.6 करोड़ वैल्यू के शेयर्स ऑफ LIC। इतना ही नहीं, एज मच एज 10% ऑफ द ऑफर जो है that could be reserved for LIC policy holders as per the regulatory filling, and another 5% of the shares will be reserved for none other than LIC employees। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर इसकी हम बात करेंगे, समझेंगे इसको थोड़ा सा डिटेल में। लेकिन उससे पहले मुद्दा था LIC को ही समझने का कि क्या है LIC। तो देखिए LIC जो है वो एक इंडियन स्टेट ओन्ड इंश्योरेंस ग्रुप है, इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है, जिसको ओन करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी GOI। ठीक है, इसे फाउंड किया गया था कब, 1956 में, जब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके तहत नेशनलाइज भी किया गया था किसे, इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज को भारत में। और ओवर 245 इंश्योरेंस कंपनीज, प्रोविडेंट सोसाइटीज को जो है मर्ज किया गया टू क्रिएट द स्टेट ओन्ड LIC। ठीक है, क्यों LIC को ही चुना इन लोगों ने, क्यों LIC ही, तो देखिए LIC जो है वो भारत का वन ऑफ द इट इज द लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जब इसे लिस्ट किया जाएगा स्टॉक एक्सचेंज में तो ये बड़ी आसानी से इमर्ज हो सकता है एज कंट्रीज टॉप लिस्टेड कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यूएशन। ठीक है, और ओवरटेक भी कर सकता है करंट लीडर्स जैसे कि रिलायंस हो गए, TCS हो गए। ठीक है, तो इसलिए हम इसे एक लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में भी देख सकते हैं।
ओके। और ऑन एन एवरेज अगर हम बात करेंगे तो LIC इन्वेस्ट करता है 55,000 करोड़ यानी 55,000 करोड़ से लेकर 65,000 करोड़ तक की जो अमाउंट है इन दी स्टॉक मार्केट्स एवरी ईयर एंड इमर्जेस एज द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडियन स्टॉक्स। याद रखिएगा, इंडियन स्टॉक्स का लार्जेस्ट इन्वेस्टर कौन है, तो वो LIC है। ऑल्सो LIC के पास खुद के ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, बिसाइड्स प्रोवाइडिंग फंडिंग फॉर मेनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो इसलिए LIC को चूज किया गया। ठीक, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट न्यूज हमारी है अबाउट इंपॉर्टेंट प्लेस दैट इज चंदर नगर, ठीक है, जिसे फ्रेंच हेरिटेज भी माना जाता है। तो वहां पर एक रजिस्ट्री बिल्डिंग है, एक 2 स्टोरी स्ट्रक्चर है चंदन नगर में, जिसे बनाया गया था 1875 में और जिसे सिंबल माना जाता है ऑफ फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ द कॉलोनियल टाउन। ये जो बिल्डिंग है बेसिकली ये अभी भी अवेट कर रही है इसका रिस्टोरेशन, जो कि लंबे टाइम से ड्यू है। ठीक है, तो ये थी जो चंदन नगर वाली न्यूज़ है। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। ओके, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है चंदन नगर का, सबसे पहले हम ये समझेंगे क्योंकि हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है ये। ठीक है, तो चंदन नगर जो है वो फ्रेंच कॉलोनीज का पार्ट था इंडिया में और वो अपने आप में बहुत यूनिक था। ये जगह जो है ये अपने आप में बहुत एक्टिव और स्पीयर हेडिंग थी इन द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। आपको पता भी होगा, आपने बहुत सारे इंसिडेंसेस भी पढ़े होंगे। एंड सिंस कैलकाटा से क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होने के कारण ये जगह एक सेफ हेवन थी फॉर द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ ऑल ह्यूज। इनफैक्ट औरबिंदो घोष साहब who was one of the accused in the अलीपुर बॉम्ब केस of 1909, पता होगा आपको अलीपुर बॉम्ब केस 1909 हिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, उन्हें जो है एक्विट किया गया था अनकंडीशनली और आफ्टर अ शॉर्ट स्टे एट चंदन नगर उन्हें मूव किया गया पौंडीचेरी में। ठीक है, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कि हुआ था 1905 में, चंदन नगर के में उस टाइम पर भी बहुत सारी गतिविधियां होती रहती थी रिगार्डिंग द फ्रीडम फाइटर्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। और बहुत सारे इस जगह ने, इस प्लेस ने, चंदन नगर ने बहुत सारे हमें देशभक्त भी दिए हैं, इंक्लूडिंग कन्हई लाल दत्त जैसे। ठीक है, तो चंदन नगर अपने आप में हिस्टोरिकली भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। स्पेशली अगर हम भारत की स्वतंत्रता की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। ठीक है, ब्रिटिश ने डिसाइड किया था to hand over the powers to India on August 15, 1947, right? तो जो लोग थे जो कि जी रहे थे वहां पर अंडर फ्रेंच रूल इन पौंडीचेरी हो गया, चंदन नगर हो गया, कराईकल हो गया, माहे, यनम, वो लोग बहुत ज़्यादा ईगर थे टू जॉइन देयर होमलैंड। लेकिन फ्रेंच को जो है फिर भी जो है बहुत ज़्यादा उनकी ईगरनेस के बावजूद भी उन्हें कुछ ज़्यादा हासिल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ट्रिक्स अप्लाई कर ली थी, इसके बाद भी उनकी जो भी दलीलें थी, जो भी रिक्वेस्ट थी, उनको अवर्ट कर दिया गया। फेसिंग द ऑनस्लॉट जो लोग थे वहाँ पर अंडर द रूल, इनफैक्ट अंडर द ब्रिटिश रूल और अंडर द फ्रेंच रूल एंड इंडियन रूलर्स, फ्रेंच ने फाइनली डिक्लेयर किया चंदन नगर एज द फ्री सिटी इन 1947। ठीक है, और जून 1948 में उन्होंने एक रेफरेंडम कंडक्ट किया जिसमें कि मेजॉरिटी ऑफ 97% पीपल, कितने 97% पीपल, दे ऑप्टेड फॉर अ मर्जर विथ इंडिया। जब चंदन नगर जो है वो स्वतंत्र डिक्लेयर हो गया उस टाइम पर जो है लगभग 97% लोग जो थे उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमें भारत के साथ जुड़ना है। एंड आफ्टर सो मेनी लीगल हर्डल्स चंदन नगर जो है वो भारत का पार्ट बना। कब? अक्टूबर 2, 1955 में। आप सोचिए 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 47 में ही चंदन नगर भी आज़ाद हुआ, लेकिन 1955 में जाकर वो भारत का पार्ट बना। और अगर आप इस मैप को देख रहे हैं तो आप ये लोकेशंस देख सकते हैं, कल्याणी, कंचरापारा, चंदन नगर, ठीक है, और बैरकपुर, खरंदा, बारानगर और कोलकाता। तो आपको ये सीक्वेंस थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मैं ये नहीं जानती कि पूछे गए नहीं, बट इन केस अगर पूछे तो आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या सीक्वेंस है। ठीक है, कई बार क्योंकि पूछ लेता है, कुछ भरोसा नहीं है यूपीएससी का, कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
फ्रेंच के बारे में अगर हम बात करें कि फ्रेंच भारत में कब, कैसे और कहाँ मिले, तो देखिए फ्रेंच जो हैं वो लास्ट ऑफ द मेजर यूरोपियन मैरीटाइम पावर्स के हैं और ये भारत में हमें मिलते हैं फ्रॉम दी 17th सेंचुरी, जब ये ईस्ट इंडिया ट्रेड के स्थापना के लिए आए थे। ठीक है, और फ्रेंच सेटलमेंट्स भारत में शुरू होती हैं 1673 से। ठीक है, जब उन्होंने लैंड खरीदा था कहाँ पर, चंदर नगर में, फ्रॉम द मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल। इसके बाद ही उन्होंने पौंडीचेरी को अक्वायर किया था फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर। ठीक है, और ये दोनों ही जगहें जो हैं ये सेंटर ऑफ मैरीटाइम बन गई थी उस जमाने में एज द कॉमर्शियल एक्टिविटी ऑफ फ्रेंच इन इंडिया। जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स जो थे, जो कि इनिशियली अपॉइंट किए गए थे एज इंटेंडेंट ऑफ चंदन नगर इन 1731, उन्होंने सीड्स ऑफ कोलोनाइजेशन कहीं ना कहीं बो दिया था। ठीक है, और जो गांव थे जिन्हें की एंगेज होना था मैरीटाइम कॉमर्स में अलॉन्ग विद द पौंडीचेरी, उन सभी को फोर्टिफाइड कर दिया। किसने? जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स ने। अब यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन है कि हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया। याद रखिएगा, यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि कौन पहले आया, यहाँ पर पूछ रहा है टू who were the Europeans to set up the sea trade centers in India। किन्होंने सबसे पहले सी ट्रेड सेंटर्स स्थापित किए? इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्चुगीज या फिर डच? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर फटाफट से हमें बताइए। ठीक है, तब तक हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज हमारी है अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम जिसका नाम है पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम। ठीक है, या इसे हम ये भी कह सकते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्स स्कीम। तो देखिए, यूनियन गवर्नमेंट ने फाइनली अप्रूव कर दिया है कंटिन्यूएशन ऑफ अ पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम फॉर नेक्स्ट 5 years अप टू 2025-26 तक। ठीक है, और जो टोटल आउटले दिया गया है यहाँ पर वो है हमारा लगभग 26,275 यानी 26,275 करोड़ का आउटले दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर समझना ये इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये मॉडर्नाइजेशन स्कीम या मॉडर्नाइजेशन पुलिस स्कीम है क्या। तो देखिए, पुलिस, लॉ और ऑर्डर ये सारे ही कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं अंडर द डोमेन ऑफ स्टेट। तो ये ध्यान रखना है, चाहे पुलिस फोर्स हो चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, ये स्टेट सब्जेक्ट है एज पर द एंट्री 2 ऑफ द लिस्ट 2 ऑफ 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब स्टेट का लिस्ट है, स्टेट का सब्जेक्ट है या स्टेट की डोमेन में आता है, यानी स्टेट इस पर लॉ बना सकता है। ठीक है, हालांकि जो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी मैनेजिंग की विद दीज सब्जेक्ट्स वो लाई करती है किसके साथ? स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ। ठीक है, सिंस ये स्टेट का सब्जेक्ट है इसीलिए ये लाई भी करती है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, मैनेजिंग रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स की पॉइंट्स हैं वो सब स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ ही रहते हैं। हालांकि जो स्टेट्स है वो अभी भी fully able नहीं है to fully modernize और equip their police forces up to the desired level due to financial constraints। ठीक है, स्टेट में चलने वाले फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से उन्हें ये सारे फायदे नहीं मिलते हैं। और इसी कंटेक्स्ट में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है हमारी, उसके पास जो है ये अधिकार है टू सप्लीमेंट द एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट्स टाइम टू टाइम, और वो इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं एमपीएफ स्कीम को। सिंस ये अधिकार उन्हें प्राप्त है कब से? 1969 से या 1970 से। ठीक है, तो काफ़ी लंबे टाइम से ये अधिकार किसके पास है? एमएचए के पास, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? तो देखिए, जो फोकस है वो है टू स्ट्रेंथन द पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जो उनके कंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं या जो स्टेशंस हैं उनको और सिक्योर बनाने के लिए, देन ट्रेनिंग सेंटर्स को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, पुलिस हाउसिंग या रेसिडेंशियल को बेटर करने के लिए, और इक्विपिंग दी पुलिस स्टेशंस विद द रिक्वायर्ड मोबिलिटी एंड इम्पॉर्टेंटली मॉडर्न वेपनरी। काफ़ी टाइम पर तो ये होता है कि हमारे वेपन्स इतने पुराने होते हैं कि हमारी पुलिस फोर्स वैसे ही कुछ नहीं कर पाती है, तो उनके वेपन्स को भी मॉडर्न लुक देने के लिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाने के लिए भी जिम्मेदारी इस स्कीम की है। कंपोनेंट्स इस स्कीम के बात करें तो ये स्कीम जो है ये इंक्लूड करती है सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर इन जम्मू कश्मीर। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और माओइस्ट अफेक्टेड एरियाज फॉर रेजिंग न्यू बटालियंस, डेवलपिंग हाईटेक फॉरेंसिक लैब्स या इन्वेस्टिगेटिंग टूल्स। ठीक है, प्रोविजंस जो हैं इस स्कीम के अंडर फॉर इंटरनल सिक्योरिटी
लॉ एंड ऑर्डर एंड अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी बाय दी पुलिस है, ठीक है, और असिस्टेंस दी जाएगी टू स्टेट्स फॉर नार्कोटिक्स कंट्रोल एंड स्ट्रेंथनिंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बाय डेवलपिंग अ रोबस्ट फॉरेंसिक सेटअप इन द कंट्री। फंडिंग पैटर्न की बात करें तो इस स्कीम के अंडर जो स्टेट्स हैं उन्हें ग्रुप किया गया है दो कैटेगरीज में, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए और बी जो है वो हैं फॉर द पर्पस ऑफ बेसिकली बोथ, ये दोनों ही कैटेगरीज जो है हमारी ए और बी, इन दोनों को ही नॉन प्लान और प्लान के अंडर रखा गया, यानी ए जाएगी नॉन प्लान में तो बी जाएगी प्लान में। कैटेगरी ए में अगर हम देखें तो स्टेट्स आते हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए इंक्लूडिंग सिक्किम, ठीक है, और इन्हें जो है ये एलिजिबल होंगे टू रिसीव फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 90:10 सेंटर टू स्टेट शेयरिंग बेसिस के लिए, और जो रिमेनिंग स्टेट्स हैं वो कैटेगरी बी में आएंगे और वो एलिजिबल होंगे 60:40 स्टेट सेंटर रेशियो के लिए, सॉरी सेंटर स्टेट रेशियो के लिए, ठीक है। तो ये रहेगी इनकी शेयरिंग। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ हमारी जो है वो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस से रिलेटेड। एक इम्पॉर्टेंट वो है इंडिया का कि जब भी किसी देश को मदद की ज़रूरत होती है भारत सर्वप्रथम सबसे आगे रहता है, और WFP जो है यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत भारत ने ये वादा किया था कि इंडिया विल अलॉट वीट इन अफगानिस्तान, ठीक है। तो फाइनली इंडिया ने साइन कर दिया है अग्रीमेंट विद द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 50,000 टन्स ऑफ वीट, जो कि उसने कमिट किया था अफगानिस्तान भेजने के लिए एज पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को लेकर के, ठीक है। अब देखिए दो तीन चीज़ें हैं, ये न्यूज़ हमने पहले भी वैसे तो कर रखी है, जब ये वो आया था कि जब इंडिया ने ये कहा था कि भाई हम भेजेंगे, जब ये बात कही थी तभी ये न्यूज़ हमने कवर की थी, बट फिर से हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। जो अग्रीमेंट अनाउंस किया गया है इंडियन एम्बेसी द्वारा वो कहाँ पर किया गया है, वो रोम में किया गया है, जहाँ पर जो भारत की एम्बेसडर हैं नीना मल्होत्रा, उन्होंने MOU जो है वो हैंड ओवर किया है for the WFP to take charge of the wheat convoys when they reach Afghanistan, ठीक है, and to distribute them to those Afghans who are facing a humanitarian crisis। ये वहाँ पर पूरे अग्रीमेंट में रोम में ये बातें तय हुई हैं। अब जो MOU है अगर हम उसके अकॉर्डिंग चलें तो जो वीट है दैट विल बी टेकन थ्रू पाकिस्तान टू अफगानिस्तान, ठीक है। जो और यहाँ पर प्रॉब्लम भी आ रही थी, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो पाकिस्तान था वो पहले तो एक्सेस नहीं दे रहा था, फिर बाद में उन्होंने एक्सेस दिया, बट अभी भी जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि कई चीज़ों में पाकिस्तान जो है वो कभी ये कह सकते हो आपकी प्रोसेसिंग करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमें, ठीक है। कभी पेपर साइन नहीं होंगे, कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, कभी कुछ आ जाएगी, ठीक है। तो जो WFP है उसको रन करना है अपना ओन लॉजिस्टिक नेटवर्क इनसाइड अफगानिस्तान, पार्टनरिंग विद दी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, एंड हैज लॉन्च्ड अ ग्लोबल कैंपेन फॉर इनफ फूड एंड एड फॉर दी पॉपुलेशन जो वहाँ पर माल न्यूट्रिशन या भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, ठीक है। और इंडिया की कमिटमेंट जैसा कि हमने जाना कि 50,000 वीट टन्स जो है 50,000 टन ऑफ वीट्स जो है वो वहाँ पर हमें भेजने हैं। डीले क्यों हो रहा है? हालांकि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने जो है क्लियर कर दिया है प्रपोजल दैट वाज फ्रॉम इंडिया साइड टू यूज द लैंड रूट इन नवंबर 2021 ओनली टू रीच दी अफगानिस्तान, ठीक है। एंड इनफैक्ट जो तालिबान की रिजीम है उन्होंने इस डिसीजन को, इनके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी किया है। हालांकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट अभी भी बहुत सारे प्रोसेसेस में टाइम लगाती है, जैसे कि जो इंडियन ट्रक्स हैं उनको जल्दी अलाउ नहीं किया जाता है टू प्लाई, एंड इवेंचुअली ओनली दे आर क्लियरिंग अफगान ट्रक्स टू कैरी द वीट, ठीक है। और ये सारी तमाम प्रॉब्लम्स आ रही हैं। चलिए थोड़ा सा और इसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो WFP क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। व्हाट इज WFP, व्हाट इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। तो देखिए जो WFP है बेसिकली ये एक फूड असिस्टेंस ब्रांच है किसकी, यूनाइटेड नेशंस की, ठीक है। और ये दुनिया की लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फोकस करती है ऑन दी हंगर एंड फूड सिक्योरिटी, और ये लार्जेस्ट प्रोवाइडर भी है बच्चों के स्कूल मील्स में,
किसमें? स्कूल मील्स में। इसका फाउंडिंग इसकी हुई थी 1961 में और इसकी हेडक्वार्टर जो है वो रोम में है, जहाँ पर इसके ऑफिसेज भी हैं। और ओवरऑल अगर हम देखें तो 80 कंट्रीज़ में, 80 देशों में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के ऑफिसेज हैं। ठीक है। इन एडिशन टू इमरजेंसी फूड रिलीफ, WFP जो है वो टेक्निकल असिस्टेंस भी ऑफर करती है, डेवलपमेंट एड भी ऑफर करती है और बिल्डिंग कैपेसिटी फॉर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस या रिस्पॉन्स जैसी चीज़ों को भी देखती है और ध्यान रखती है। ठीक है। ये एजेंसी अपने आप में एक मेजर प्रोवाइडर है ऑफ डायरेक्ट कैश असिस्टेंस, ठीक है, एंड मेडिकल सप्लाईज एंड प्रोवाइड्स पैसेंजर सर्विसेज फॉर ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स। कुछ माइलस्टोन्स इसने अचीव किए हैं, वो हैं जैसे कि 2020 तक इसने लगभग 115.5 मिलियन पीपल को 80+ कंट्रीज में सर्व किया है, जो कि 2012 के बाद अभी तक का हाईएस्ट है। ठीक है। ये 2020 में हुआ था, यानी 2020 itself it has served 115.5 मिलियन पीपल इन ओवरऑल 80+ कंट्रीज। और WFP को नोबल पीस प्राइज भी दिया गया 2020 में फॉर इट्स एफर्ट्स टू प्रोवाइड फूड असिस्टेंस इन एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड टू प्रिवेंट द यूज ऑफ फूड एज अ वेपन ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। तो इसके जो सफल प्रयास, जो सार्थक प्रयास थे, उसको जो है कहीं ना कहीं नवाजने के लिए इसे नोबल पीस प्राइज भी अवार्ड जो है वो इन्हें प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो ये थी हमारी माइलस्टोन्स। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। 2 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। पहला तो हमारा प्री बेस्ड क्वेश्चन है, MCQ वाला। ठीक है। इसका क्वेश्चन का आंसर आपको हमें देना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड का। ठीक है। इसका आंसर लिख के हमें बताइए। और दूसरा मेंस का क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिफॉर्म सिविल कोड, एग्जामिन इट्स रेलिवेंस एंड नीड फॉर अ सेक्युलर कंट्री लाइक इंडिया एंड चैलेंजेस इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ये लिखना है आपको इन 250 वर्ड्स। ठीक है। तो प्लीज इसको लिखिए। ठीक है। प्रीलिम्स के लिए तो कम समय है ही, लेकिन मेंस के लिए भी कम समय है, तो एटलीस्ट डेली 1 या 2 आंसर लिखने की प्रैक्टिस करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सोचो कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम आंसर लिखेंगे तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एटलीस्ट जो है इस पर कोशिश करिए लिखने की। लिख करके हमें दीजिए, हम ज़रूर रिव्यू करेंगे और इसके रिगार्डिंग आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे भी। तो आई एम वेटिंग। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन कौन से बच्चे हैं जो इस पर आंसर लिख रहे हैं। MCQ में तो आप लोग रिप्लाई करते ही करते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। आप लोग अटेम्प्ट भी करते हो क्वेश्चन को, कोशिश करते हो देखने की, लेकिन अब मेंस पर भी थोड़ा थोड़ा फोकस हमें धीरे धीरे करना पड़ेगा। ठीक है। तो फटाफट से इसको लिख डालिए। 250 न सही 100 वर्ड्स में ही लिख डालिए और बुलेट पॉइंट्स में भी आप लिखकर मुझे दे सकते हो, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स डाल सकते हो। ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस और ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हमने डील की है वो समझ आई होगी। अगर कहीं भी कंफ्यूजन लगे तो आप उसे पोस्ट करके, कमेंट पोस्ट करके हमें बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको वो टॉपिक समझाने की। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि सेशन अच्छा रहा। टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आज के सारे ही, तो प्लीज़ उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.